आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि कैपिटल बजटिंग होता क्या है, उसकी नीड क्यों अराइज होती है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स क्या हैं। कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स जो होती है हम इसको ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला है हमारा डिस्काउंटेड टेक्निक्स और सेकंड होती है हमारी नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक्स। नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक्स हम अपनी लास्ट सेशन में जो हमने क्लास पे लिया था उसमें कवर कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे डिस्काउंटेड टेक्निक्स की। डिस्काउंटेड टेक्निक्स जो होती हैं ये हमारी कैलकुलेट करती हैं वैल्यू ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश रिसीव्ड्स एंड एक्सपेंडिचर। डिस्काउंटेड टेक्निक जनरली हमारा कंसिडर करती है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को लेके हमारी आगे चलती है। सो डिस्काउंटेड टेक्निक्स हमारी 3 तरीके से डिवाइड की जाती हैं। पहली होती है हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू, सेकंड टेक्निक है हमारी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और थर्ड टेक्निक है हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। फर्स्ट टेक्निक नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू जनरली हम डिफाइन करते हैं एज डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एक प्रोजेक्ट लिया है, प्रोजेक्ट एक्स, जिसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 1000 रुपीज़ और उसमें हमें 5 ईयर्स तक 5000 एज कैश इनफ्लो हमें आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी हमारी प्रेजेंट वैल्यू है हमारी कैश इनफ्लोज की, मतलब जो हमें 5 साल में जो पैसा हमें वापस मिल रहा है उनको ऐड करेंगे हमारी डिस्काउंटेड टेबल की हेल्प से। उन सबको हम ऐड करेंगे और माइनस करेंगे हम 1000 के साथ। 1000 क्या था, हमारा कैश आउटफ्लो था। सो एनपीवी इज डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। फॉर्मूला जो होता है हमारे प्रेजेंट वैल्यू का वो होता है हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, और एनपीवी इज इक्वल्स टू C1 अपॉन 1 प्लस के होल स्क्वायर 1 प्लस C2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस के होल स्क्वायर 2 प्लस C3 डिवाइड बाय 1 प्लस के होल स्क्वायर 3 सो ऑन अप टू Cn डिवाइडेड बाय 1 प्लस के होल स्क्वायर t माइनस आई। यहाँ पे हमारा C जो है वो हमारा एनुअल कैश इनफ्लोज है, यानी जो हमारा टाइम पीरियड है उसमें हमें जो भी पैसे वापस मिल रहे हैं वो हमारा यहाँ पे डिनोट करता है C। सो Cn डिनोट करता है हमारा nth पीरियड ऑफ कैश फ्लोज, यानी अगर प्रोजेक्ट जो है वो 5 साल का है तो 5वें साल में जो हमारा कैश इनफ्लो होगा वो हमारा Cn डिपिक्ट करता है। वे K इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और हम इसको रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं, एंड I इज इक्वल्स टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट। नेट प्रेजेंट वैल्यू, अब इसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होता है। नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर हमारा पॉजिटिव में है और 0 से बड़ा है तो हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं। अगर हमारा जो है वो नेगेटिव में है और 0 से कम है तो हम प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करते हैं। और अगर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इज इक्वल्स टू 0 है तो हम उस केस में प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे जब उसके अलावा हमारे पास कोई अदर बेटर प्रोजेक्ट अवेलेबल नहीं होगा। नेक्स्ट एडवांटेजेस क्या है हमारे एनपीवी मेथड के। पहला एडवांटेज है हमारा कि इट इज़ अ साउंड वे फॉर प्रोजेक्ट अप्रेजल, यानी ये हमारा एक साउंड मेथड है। क्यों? क्योंकि इसमें हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करके चलते हैं। सेकंड, इसमें हम कैश आउटफ्लो कैश इनफ्लो दोनों की बात इसमें हम करते हैं। थर्ड, नेट प्रेजेंट वैल्यू जो होता है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी और रिस्क जो हमारा प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है दोनों को कंसीडर करता है। फोर्थ, ये जो टेक्निक्स है वो जनरली हमारी डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मेन ऑब्जेक्टिव के साथ, विच इज़ शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। डिसएडवांटेजेस क्या है? सबसे पहले डिसएडवांटेज, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स मेथड। सेकंड, अगर हमारा जो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो किसी भी 2 प्रोजेक्ट में अगर सेम नहीं होगा तो हम एनपीवी को कैलकुलेट
नहीं कर सकते हैं, या फिर हमारा एनपीवी जो है वो उतना एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे पाएगा। सपोज हमारे पास 2 प्रोजेक्ट हैं अभी के लिए अवेलेबल, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी। प्रोजेक्ट ए की कॉस्ट है 1,00,000 रुपीज़ और प्रोजेक्ट बी की कॉस्ट है 1,50,000। तो इस केस में एनपीवी जो है हमारा वो एक्यूरेटली काम नहीं करता है। थर्ड, ये हमारा तब भी गलत डिसीजन दे सकता है जब हमारे प्रोजेक्ट की क्या है, लाइफ अनइक्वल है। सेम एग्जांपल, हमारे पास 2 प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी। दोनों का जो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है वो तो सेम है, विच इज़ 1,00,000 रुपीज़, बट जो हमारा टाइम है, प्रोजेक्ट ए का टाइम है 5 ईयर्स और प्रोजेक्ट बी का टाइम है 10 ईयर्स। तो इस केस में भी हमारा जो एनपीवी मेथड है वो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा। सेकेंड टेक्निक है हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को हम बेनिफिट कॉस्ट रेशियो भी कहते हैं। ये टेक्निक जो होती है जनरली हमारी यूज़ होती है जो हमारे पास अवेलेबल प्रोजेक्ट्स हैं उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर पे डिसाइड करने में, यानी वो टेक्निक या वो प्रोजेक्ट जिसमें हमें प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है उसको हम फर्स्ट में रखेंगे, उसके अलावा हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे ही अलग अलग प्रोजेक्ट को रैंक कर देंगे। सो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, विच इज़ ऑल्सो नोन एज इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो प्रॉफिटेबिलिटी का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होता है? इफ़ हमारा जो BCR है वो ग्रेटर देन 1 है या पॉजिटिव है तो हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं। अगर हमारा BCR जो है वो हमारा नेगेटिव है और लेस देन 1 है तो हम उस केस में प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। इफ़ BCR जो है हमारा इज इक्वल्स टू 1 है तो हम उस केस में प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं जब उसके अलावा हमारे पास कोई और दूसरा प्रोजेक्ट जो है वो अवेलेबल नहीं है। थर्ड है हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जनरली हमारा मेजर करता है हमारे इन्वेस्टमेंट के रेट ऑफ रिटर्न को, यानी कि इसमें हम एस्टिमेट लगाते हैं कि जो हमने प्रोजेक्ट में, सपोज़ हमने अगर हमारी जो फर्म है वो अगर किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगी तो किस रेट ऑफ रिटर्न के साथ उसमें प्रॉफिटेबिलिटी हमें वापस मिलनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक बैंक के पास जाते हैं लोन लेने और हम बैंक में लोन लेते हैं 5 लाख का, ठीक है। तो बैंक हमें इंटरेस्ट लगा के देता है कि 5 साल बाद आप 5 लाख के बदले 6 लाख हमें वापस करोगे, जो बैंक इसमें जो है 1 लाख क्या बैंक का इंटरेस्ट है। तो जब ये पैसे आप इन्वेस्ट करोगे तो आप ये कोशिश करोगे कि आपको जो उसमें से जो भी जहाँ पे भी आपने इन्वेस्ट किया है वहाँ पे आपको 6 लाख से ज़्यादा रुपीज़ आपको वापस मिले। क्यों? क्योंकि 6 लाख आपको बैंक को रिटर्न करना है, तो उसके अलावा जो आपके पास पैसा में बचेगा वो होगा आपका प्रॉफिट। सो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बेसिकली हमारा मेजर करता है या एस्टिमेट करता है कि हम किस इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाएं ताकि हमें क्या मिले, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले। जब भी हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो होती है वो प्रिपेयर होती है तो उसमें हम ये कोशिश करते हैं जो हमारा IRR है वो जनरली हमारा क्या करे, वायबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट को सर्टेन करे, यानी ये हमारा एक गाइडिंग फैक्टर के तौर पे काम करता है हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जनरली हमारा इक्वेट करता है हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू की जो NPV जो था हमारा उसकी वैल्यू 0, यानी IRR जो हमारा कब निकलता है, यानी हम कब कहते हैं ये IRR जो है हमारा करेक्ट है। इफ़ जो हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू का जो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था जब उसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो हम कहते हैं ये हमारा एडिक्वेट इंटरेस्ट रेट है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला C इज इक्वल्स टू A1 अपॉन 1 प्लस R प्लस A2 अपॉन 1 प्लस R की पावर 2 प्लस A3 इज इक्वल्स टू 1 प्लस K की पावर 3 सो ऑन अप टू AN अपॉन 1 प्लस R की पावर N, जहाँ पे हमारा I जो है वो हमारा C जो है हमारा इनिशियल कैपिटल आउटले है, A1 A2 A3 जो है हमारे एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनफ्लोज हैं जो हमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर में मिलेंगे। तो सेम AN है हमारा एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश इनफ्लो जो हमें मिलेगा एट द एंड ऑफ ईयर N।
आर हमारा इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एन है हमारा नंबर ऑफ ईयर्स इन अ प्रोजेक्ट। कंप्यूट कैसे करते हैं हम, यानी हम आईआरआर को कैसे निकालेंगे। आईआरआर को निकालने के लिए जनरली हमें ट्रायल और एरर मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसके जो स्टेप्स है, पहला स्टेप ये है कि हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। जो भी हमारे कैश इनफ्लोज आ रहा है हमारे इन्वेस्टमेंट से, उन सब की हमने उन सारे कैश फ्लोज की हमें क्या करनी है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है विद द हेल्प ऑफ डिस्काउंटेड टेबल्स और कंपाउंडिंग टेबल, जो भी हमारी इस टाइम पे सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हमें कंपेयर करना है हमारे प्रेजेंट वैल्यू को हमारे कैपिटल आउटले के साथ। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू है जिसकी कॉस्ट हमारी हायर है, ठीक है, तो जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज है वो डिटरमाइन किए जाएंगे हमारे हायर रेट से। फॉर एग्जांपल हम लेके चलेंगे 10% से हम इसको इवैल्यूएट करना शुरू करते हैं। अगर हमारा 10% में जो आंसर है वो हमारे इनिशियल इन्वेस्टमेंट से कम आता है, तो उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में हमें 10 से 12 पे ले जाना है। और अगर हमारा आंसर ज़्यादा आता है, यानी हमारा जो वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू की वो हमारे इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा आ रही है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू को कम कर देंगे, यानी उसको 8% लेके जाएंगे। थर्ड जो है, ये हमारा प्रोसीजर जो है ये कंटिन्यू होता रहेगा जब तक हमारी जो वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो इक्वल ना आ जाए हमारी जितनी वैल्यू हमारी इनफ्लोज की जो वैल्यू है वो इक्वल ना आ जाए हमारे कैश आउटफ्लो की। मतलब हमें ये प्रोसीजर तब तक कंटिन्यू करना है जब तक हमारी वैल्यू जो आ जाए वो हमारे इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर नहीं आ जाती है। जिस केस में हमारी इनिशियल वैल्यू की इन्वेस्टमेंट जो है वो दोनों इक्वल आ जाती है हमारी कैश इनफ्लो के साथ, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट हमारा होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। IRR is equals to L plus P1 minus C0 डिवाइड बाय P1 माइनस P2 इंटू D, जहाँ पे L है हमारा लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, P1 इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, P2 इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू एट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, C0 इज कैश आउटले एंड D इज द डिफरेंस इन इंटरेस्ट रेट। इसके एडवांटेजेस क्या है, सबसे पहला एडवांटेज, इट कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सिंस ये भी डिस्काउंटेड की टेक्निक है तो ये भी हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता है। सेकंड, इट कंसिडर्स बोथ कैश फ्लोज, इट टेक इनटू कंसिडरेशन बोथ कैश फ्लोज विच आर कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज, और उसके साथ साथ ये हमारा लाइफ एसेट को भी लेके चलता है। थर्ड, इसमें हम बात करते हैं मैक्सिमाइजिंग ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। यहाँ पे ये जो हमारा मेथड है ये भी हमारे फर्म के ऑब्जेक्टिव के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। डिमेरिट जो है, इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड एंड यूज़। ये मेथड जो होता है हमारा बहुत डिफ़िकल्ट होता है इसको समझने में और इसको यूज़ करने में। सेकेंड, ये हमारा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन वर्क को इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। यानी अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं ना हम ट्रायल और एरर मेथड को यूज़ कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बार बार इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी जब तक कि हमारा आंसर नहीं आ जाता, और जनरली ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लेके चलते हैं। थर्ड, ये हमारे यूनिक आंसर नहीं दे सकता है हमारी ऑल सिचुएशंस में। और फोर्थ, हमें इसमें अजम्पशन लेना पड़ता है री इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश फ्लो का, जब हमारा आंसर नहीं आया होता है या जब हमें लगता है कि हमारा आंसर नहीं आने वाला है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, री इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कैश फ्लोज का। सो इस वीडियो में हमने बात की है टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग की। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।